इतनी मैं श्योरिटी दे सकता हूँ कि अगर इस वीडियो लेक्चर को आप स्टार्ट से लेकर के एंड तक कंप्लीटली देखते हैं तो डिफरेंशिएशन से रिलेटेड एक डाउट भी आपके माइंड में नहीं रहने। अगर वन का डिफरेंशिएशन करूँ तो वन क्या है, एक कांस्टेंट क्वांटिटी, और कांस्टेंट क्वांटिटी का जो डिफरेंशिएशन होता है वो कितना होता है, 0। dx स्क्वायर की वैल्यू पॉजिटिव हो तो हमारे पास वैल्यू कैसी होगी, मिनिमम, और जब हमारे पास d2y/dx स्क्वायर की वैल्यू नेगेटिव हो तो हमारे पास। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन आवर यूट्यूब चैनल फिजिक्स एकेडमी बाय एनएल सर। अपन लोगों ने बेसिक मैथमेटिक्स के 2 वीडियो लेक्चर शूट कर लिए थी। फर्स्ट वाला शूट किया था हम लोगों ने लॉगरिथमिक फंक्शन के ऊपर, और उसके बाद में सेकंड वाले में अपन लोगों ने डिस्कस किया था ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग शूट करने वाले हैं डिफरेंशिएशन के बारे में। अब एक तो डिफरेंशिएशन और एक इंटीग्रेशन, ये 2 इतने सेंसिटिव टॉपिक हैं फिजिक्स के, हैं बेसिक मैथमेटिक्स के, लेकिन फिजिक्स में इतना ज़्यादा इनका यूज़ है कि मान लीजिए फिजिक्स की जान किस में अटकी हुई है, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के अंदर। क्यों? क्योंकि जितनी भी डेरिवेशंस होती है, कैलकुलेशंस होती हैं, उनमें कहीं ना कहीं से डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन तो आ ही जाते हैं। और मज़े की बात यह है कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के अगर आप लोग 4-4, 5-5 फॉर्मूले अगर रिमेंबर कर लेते हैं तो पूरी फिजिक्स के अंदर आपका काम चल जाता है, चाहे आपको कॉन्सेप्ट का पता नहीं हो। लेकिन इतना ज़रूर है कि अगर आप विदाउट कॉन्सेप्ट अगर किसी चीज़ की स्टडी करते हैं तो उसके लिए आपका इंटरेस्ट भी वैसा ही रहता है। तो इतनी मैं श्योरिटी दे सकता हूँ कि अगर इस वीडियो लेक्चर को आप स्टार्ट से लेकर के एंड तक कंप्लीटली देखते हैं तो डिफरेंशिएशन से रिलेटेड एक डाउट भी आपके माइंड में नहीं रहने दूंगा। ओके, स्टार्ट करते हैं अपन लोग। सबसे पहले अपन देखते हैं कि डिफरेंशिएशन जो है इसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो अपन लोगों ने लिख रखा है द इंस्टेंट रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। कि हमारे पास एक क्वांटिटी है, उसमें चेंजमेंट हो रहा है किसी अदर क्वांटिटी के सापेक्ष, और चेंजमेंट भी किसी इंस्टेंट टाइम पर अगर हो रहा है तो उसे हम क्या कह सकते हैं, डिफरेंशिएशन। उम्मीद है आप लोगों को डेफिनेशन समझ में नहीं आई होगी। नो प्रॉब्लम, अपने पास में 2 फिजिकल एग्जांपल्स हैं, ये डिफरेंशिएशन को आपकी प्रॉपर्ली आपके माइंड के अंदर डाल देंगे। क्या है? सबसे पहला अपन देखते हैं, मान लीजिए ये आपका वर्किंग प्लेस है और ये आपका घर है। छुट्टियां हुई, आप दौड़ कर के आ रहे, सॉरी कार से आ रहे हैं, दौड़ कर इतनी दूर से कैसे आएंगे, और आपके घर और जो आपका वर्किंग प्लेस है इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है अप्रोक्सीमेटली 200 किलोमीटर्स। आपको घर तक आने में जो टाइम लगता है वो अप्रोक्स लगता है 4 आवर्स। अब घर पर आने के बाद आपसे कोई फैमिली मेम्बर पूछता है कितने की स्पीड से आए, तो आप क्या बताओगे? पहले 0, 1, 2, 3, 80, 90, 70 ऐसे बताओगे, या फिर ऐसे बताओगे अप्रोक्सीमेट कितना होगा, 50 किलोमीटर पर आवर। कैसे बताया अपन लोगों ने? क्योंकि अपन लोग जानते हैं एवरेज स्पीड क्या होगी, डेल एक्स का मतलब टोटल डिस्टेंस, डेल टी का मतलब टोटल कितना टाइम लिया, डिवाइड करेंगे तो अपने पास कितना आने वाला है, अप्रोक्सीमेट 50 किलोमीटर पर आवर। तो आप यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि डेल एक्स अपॉन डेल टी, डेल एक्स डिस्टेंस में चेंजमेंट होगा, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। और अपन ने यही कहा था रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। क्या ये डिफरेंशिएशन है? नो। क्यों नहीं है? क्योंकि अपन ने यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड यूज किया है, इंस्टेंट। ये तो 4 आवर्स के अंदर आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसके बारे में जानकारी है, लेकिन आप किसी इंस्टेंट टाइम पर कितना डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं वो क्या होगा आपका डिफरेंशिएशन। मान लीजिए आपकी किसी इंस्टेंट टाइम के ऊपर स्पीड है, उसके मेजरमेंट के लिए अपन एक छोटे से एग्जांपल लेते हैं। आप आराम से एंजॉय करते करते गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, सॉन्ग चल रहे हैं, अचानक से कोई महिला विशेष है वो आपकी गाड़ी के आगे आ जाती है। सिंपल है, अचानक आपको क्या लगाने पड़ेंगे, ब्रेक। अब महिला अगर गाड़ी के आगे आई है तो गलती किसके इसमें, अपनी है। भाई अपन गाड़ी सड़क पर चला रहे हैं, गलती किसकी है, अपनी है। महिला की कभी गलती होती ही नहीं है। चलो इसको छोड़ दें एक बार। जिस टाइम पर वो महिला आपके आगे आई, क्या उस टाइम पर ये कोई ज़रूरी है कि आपकी स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर हो? उस टाइम पर 50 किलोमीटर पर आवर तो अपनी एवरेज स्पीड है। उस टाइम पर अगर वहाँ ट्रैफिक ज़्यादा होगा तो अपनी हो सकता है स्पीड बहुत कम हो, अगर ट्रैफिक बिल्कुल नहीं हो तो हो सकता है अपनी स्पीड बहुत ज़्यादा हो। तो अपने को ज़्यादा या कम से मतलब नहीं है, उस इंस्टेंट टाइम पर जब वो महिला आपके आगे आ जाती है उस टाइम पर आपकी कार की स्पीड कितनी है। एक बहुत ही छोटे से टाइम पर, एक बहुत ही एक मोमेंट है, कुछ सेकंड का, मतलब सेकंड भी उसमें टाइम नहीं लग रहा, इतना छोटा मोमेंट है, उस टाइम पर आपकी स्पीड कितनी होगी, वो क्या है आपका डिफरेंशिएशन। मान लीजिए हमारे पास जो टाइम पीरियड है डेल टी डेज टू 0, यानी अप्रोक्सीमेट कितना सेकंड है, 0 के आसपास है, 0 नहीं 0 के आसपास है। इस कंडीशन में हम ऐसे लिख सकते हैं लिमिट डेल टी डेज टू 0
डेल एक्स अपॉन डेल टी। आप इसे लिख सकते हो डी एक्स अपॉन डी टी, डी एक्स अपॉन डी टी। आपने डी एक्स अपॉन डी टी क्यों लिखा? कि अगर आपके पास में टाइम पीरियड की बहुत छोटी वैल्यू हो तो आप उसको लिख सकते हो डी टी। अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के आगे अगर डी ऐड हो जाता है तो समझ लेना उस फिजिकल क्वांटिटी की बहुत ही छोटा सा मान आप लोगों ने लिया है। अब अगर टाइम का बहुत ही छोटा सा मान होगा तो निश्चित रूप से हमारे पास जो डिस्टेंस अपने ट्रेवल किया है वो भी क्या होगा? बहुत ही छोटा सा। तो डी एक्स अपॉन डी टी क्या है? एक इंस्टेंट टाइम पर, बहुत ही छोटे से टाइम पर जो डिस्टेंस है उसमें क्या चेंजमेंट हुआ है टाइम के रिस्पेक्ट में, इसे ही अपन लोग क्या कहते हैं? डिफरेंशिएशन कहते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि डिफरेंशिएशन है क्या। चलो ये भी समझ में नहीं आया तो अगले एग्जाम्पल पर बढ़ते हैं अपन लोग आगे। अगला एग्जाम्पल आपसे क्या कहता है कि मान लीजिए एक कैन है वो प्रॉपर्ली फिल की हुई है। अगर आप उसकी जो नल है उसको अगर ऑन करेंगे तो स्टार्टिंग में आप देखते हैं कि नल से तेज़ तेज़ पानी आता है। अगर तेज़ तेज़ पानी बाहर आएगा तो इसकी हाइट है वो जल्दी जल्दी डिक्रीज होगी। फिर जैसे ही पानी का लेवल थोड़ा कम हो जाता है तो उसके बाद में हमारे पास पानी धीरे धीरे आने लग जाता है। पानी धीरे धीरे आता है तो निश्चित रूप से जो हाइट होगी वो फिर धीरे धीरे डिक्रीज होगी। इसके पीछे का रीजन जो इस तली पर लगने वाला इस पूरे पानी के कारण दाब रो जी एच, वो कारण है इसका। स्टार्टिंग में हाइट ज़्यादा तो दाब ज़्यादा, फिर हाइट कम तो दाब कम। अपने इसको नहीं समझते हैं, अपने ये बात समझते हैं डिफरेंशिएशन क्या है। तो अपन देखते हैं कि जैसे जैसे नल को ऑन करेंगे वैसे वैसे इसके अंदर जो पानी का लेवल है वो धीरे धीरे डिक्रीज होगा। स्टार्टिंग में जल्दी जल्दी डिक्रीज होगा तो लास्ट में धीरे धीरे डिक्रीज होगा। तो किसी एक मोमेंट पर, किसी एक टाइम पर, किसी एक इंस्टेंट टाइम पर अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि इसकी हाइट कितनी है तो आप उसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? डी एच अपॉन डी टी से। किसी इंस्टेंट टाइम पर अपनी केस की वैल्यू हाइट, या फिर आप इसे ऐसे बोल सकते हैं रेट ऑफ चेंज इन हाइट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और किसी इंस्टेंट टाइम पर हो रहा है तो ये डी एच अपॉन डी टी क्या है हमारे पास? डिफरेंशिएशन। यानी किसी बहुत ही छोटे से टाइम में एक फिजिकल क्वांटिटी में दूसरी फिजिकल क्वांटिटी के रिलेटिवली क्या चेंजमेंट हो रहा है, क्या कहलाता है? डिफरेंशिएशन। अपन चर्चा करते हैं कि ये डिफरेंशिएशन अपन स्टडी क्यों करते हैं, इसकी क्या ज़रूरत है अपने को डिफरेंशिएशन पढ़ने की। तो इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रीज़न ये है कि चीज़ों को समझने के लिए अगर आप दो क्वांटिटीज़ को एक दूसरे के साथ रिलेटेड कर दे, रिलेशन उनका अगर जनरेट कर लेते हैं तो चीज़ें बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आती है। सर आपने जो बात बोली है वो समझ में नहीं आई, आप बोलना क्या चाहते हैं? मान लीजिए मैंने आपसे पूछा कि कितना पढ़ते हो, आपने कहा बहुत पढ़ते हैं। मैंने कहा कितना पढ़ते हो? बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। लेकिन अगर आप यही डिफाइन कर दें कि मैं 6 आवर्स स्टडी करता हूँ, स्टडी तो आप पहले भी कर रहे थे लेकिन स्टडी का आप लोगों ने साथ में क्या अटैच कर दिया? टाइम। तो इससे मैं जजमेंट कर पाऊँगा कि आप एक अच्छे बच्चे हैं या नहीं हैं। अगर आप 6 घंटे पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से आप बहुत ही अच्छे बच्चे हैं। इसके अलावा चलो ठीक है, मान लीजिए आप इतना पढ़ते हैं, बहुत सारा आप लोगों के पास में पैसा आ जाएगा। फिर आप क्या करोगे? एक दिन मेरे पास कॉल करोगे, सर हम आपको थोड़े पैसे देना चाहते हैं, हमारे पास पैसे बहुत ज़्यादा हो गए। मैं खुश हो गया, बिल्कुल मेरे करण अर्जुन आएंगे, बिल्कुल आएंगे। अब मैंने देखा कि आज मेरी कहीं मीटिंग भी है और मेरे बच्चे मुझे पैसे देने के लिए आ रहे हैं, मैं दोनों ही काम छोड़ना नहीं चाहता। तो मैंने बच्चों के पास कॉल किया और मैंने बच्चों से कहा कि कब तक आ जाओगे तुम लोग? सर हम रवाना हो गए, डिस्टेंस 200 किलोमीटर्स का है, कब तक आ जाओगे? तो आप लोगों को उस टाइम तक स्पीड का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं पता, स्पीड क्या होती है। तो आप लोग कहोगे हम जल्दी आ जाएंगे, जल्दी आ जाएंगे, लेकिन आप ये डिफाइन नहीं कर सकते कि आप कितने टाइम में आ जाएंगे। ये डिफाइन आप कब कर सकते हैं? जब आपको पता हो कि आप कितने टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं। इस बेसिस पर आप बता सकते हैं कि मेरे को 200 किलोमीटर्स डिस्टेंस जो है वो कवर करने में कितना टाइम लगेगा। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि डिस्टेंस और टाइम का रिलेशन, तो उसे अपन लोग क्या कहते हैं? स्पीड कहते हैं। तो अगर आपको स्पीड में क्या है? दो चीज़ें कनेक्टेड हैं, एक डिस्टेंस और दूसरा क्या है? टाइम। तो यहाँ से अपने ये तो दिमाग में क्लियर हो जाता है कि दो चीज़ों को अगर रिलेशन उनमें अगर जनरेट कर दिया जाए तो चीज़ें अंडरस्टैंडिंग में ईजी हो जाती हैं। ओके, ये तो अपनी थी कुछ बेसिक बातें। उसके अलावा अपन लोग इसे एक और मेथड से भी सीखने की कोशिश करेंगे। किसको? डिफरेंशिएशन को। देखिए आपके पास y और x के बीच में अपन ने एक ग्राफ बनाया। ग्राफ आपको ऐसे दिया हुआ है। अगर आपसे कोई बोल देता है कि इस ग्राफ का स्लोप बताइए, स्लोप बताने के लिए आप लोग क्या लिखेंगे? स्लोप इज इक्वल्स टू tan थीटा। अपन ने स्लोप के लिए tan थीटा क्यों लिखा? तो आप ध्यान से समझिए कि अपन स्लोप को tan थीटा क्यों लिखते हैं। वैसे तो अपन ग्राफ्स के ऊपर जो स्लोप है इसके ऊपर अलग से पर्टिकुलर वीडियो बनाएंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा समझ लेते हैं कि मैंने स्लोप में tan थीटा क्यों लिखा, sin थीटा, cos थीटा बाकी क्यों नहीं लिखी। इसका रीज़न समझिए। ये होता है किसी राइट एंगल ट्राइंगल का बेस, ये परपेंडिकुलर और ये क्या है? हाइपोटेनस।
अगर आप इसका परपेंडिकुलर इंक्रीज कर दें, बेस में कोई चेंजमेंट नहीं करेंगे, मान लीजिए आपकी ऐसी पोजीशन थी, आप परपेंडिकुलर को अगर इंक्रीज कर देंगे तो आप ये बताइए स्लोप बढ़ा या घटा? बढ़ा। और परपेंडिकुलर की वैल्यू इंक्रीज करने पर जिसकी वैल्यू इंक्रीज होती है वो होता है टेन थीटा, इसलिए मैंने टेन थीटा को किसके इक्वल लिखा? साइन थीटा, सॉरी स्लोप के इक्वल लिखा। एक और रीजन देते हैं अपन इसका, मान लीजिए अपन ने जो हाइट है उसमें कोई चेंजमेंट नहीं किया और अपन जो बेस है अपने वाला ये इसको बढ़ा देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, तो अपना स्लोप है वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज। और आप देख सकते हैं कि टेन थीटा में अगर बी की वैल्यू बढ़ा दी जाए तो टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है? कम। तो यहाँ से अपन स्लोप को किसके इक्वल लिख रहे हैं? टेन थीटा के इक्वल। अब आप लोगों ने दो पॉइंट फिक्स कर लिए, एक तो ये वाला पॉइंट ले लिया और एक ये वाला पॉइंट। इनके बीच में ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है इसका स्लोप अपने को अगर मेजर करना है तो सबसे पहले जिस पॉइंट पर स्लोप मेजर करना हो आप उस पॉइंट से गुजरने वाली एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना लीजिए और एक उस पॉइंट से गुजरती हुई एक स्पर्श रेखा या एक टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए उस लाइन के ऊपर। फिर उनके बीच का एंगल देख लीजिए, एंगल कितना मिला अपने को? थीटा। अपने को क्या निकालना है? टेन थीटा, क्योंकि टेन थीटा क्या होता है? स्लोप होता है। तो अपन क्या करते हैं, इस पॉइंट को तो मान लेते हैं x1 y1 और इस वाले पॉइंट को मान लेते हैं x2 y2। अपन क्या करते हैं, यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं तो ये अपने पास बन गया एक राइट एंगल ट्राइंगल। टेन थीटा में क्या होता है? परपेंडिकुलर। ये वाला परपेंडिकुलर है, आप यहाँ अगर इसके सामने देखें तो क्या होगा? y2, इसके सामने क्या होगा? y1। इतना y1 पूरा कितना है? y2 में से अगर y1 को अगर अपन माइनस कर देंगे तो बचेगा कितना? y2 माइनस y1। तो मेरे पास परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आ गई? y2 माइनस y1। ऐसे ही मेरे पास इस तरफ से x2 है ये और ये क्या है मेरे पास? x1। तो मेरे पास बेस की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x2 माइनस x1। ये मेरे पास क्या आ गया? स्लोप आ गया। और आपको अगर चेक करना हो कि हमारा जो स्लोप है वो कांस्टेंट है या नहीं है तो आपको क्या करना है, जैसे आपने यहाँ पॉइंट लिया और एंगल चेक किया वैसे ही आप इस पॉइंट पर भी चेक करो कि यहाँ थीटा की वैल्यू चेंज होती है नहीं होती है। यहाँ चेक करो थीटा की वैल्यू चेंज होती है नहीं होती है। अगर थीटा की वैल्यू सेम है तो स्लोप में कोई चेंजमेंट नहीं होगा और अगर थीटा की वैल्यू चेंज हो जाती है तो आपका स्लोप भी चेंज हो जाता है। लेकिन हम देखते हैं यहाँ तो अपने पास स्ट्रेट लाइन है तो थीटा की वैल्यू कॉन्स्टेंट रहने वाली। थीटा कैसा है यहाँ पर? कॉन्स्टेंट। और अगर कॉन्स्टेंट है तो हम कह सकते हैं हमारा स्लोप जो है वो भी कैसा होगा? कॉन्स्टेंट। ओके। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग सेकंड वाले पर। इसमें हमारे पास में y और x के बीच में जो ग्राफ है वो कुछ इस टाइप से। इसमें भी वही चीज़ अपन फाइंड आउट करते हैं। क्या फाइंड आउट करते हैं? स्लोप। आपने एक पॉइंट है वो फिक्स कर लिया यहाँ पर। इस पॉइंट पर आपको अगर स्लोप निकालना है सबसे पहले अपने को क्या ड्रॉ करना है? हॉरिजॉन्टल लाइन और एक इस पॉइंट से गुजरते हुए अपने को क्या बनानी पड़ेगी? टेंजेंट या स्पर्श रेखा। ठीक है। और यहाँ वाला जो एंगल होता है वो आपको जानकारी देता है किसकी? स्लोप की। अगर इस पॉइंट पर चेक करना है तो सबसे पहले हॉरिजॉन्टल और फिर एक आप लोग क्या खींच दीजिए? टेंजेंट। आप देखेंगे कि यहाँ जो थीटा डेस आया वो अपने थीटा से क्या है? बड़ा है। अपन बोल सकते हैं थीटा डेस इज ग्रेटर देन टू थीटा। देन हम बोल सकते हैं थीटा की वैल्यू क्या हो रही है? चेंज हो रही है। और अगर थीटा की वैल्यू चेंज होती है तो हमारे पास जो ग्राफ का स्लोप होने वाला है वो स्लोप डेफिनेटली कैसा होगा? वेरिएबल। कैसा होगा? वेरिएबल। कांस्टेंट तो नहीं होने वाला। ओके। अब हम लोग लेते हैं इस पॉइंट पर स्लोप की वैल्यू फाइंड आउट करनी है अपने को। ओके। स्लोप की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो अपन लगाएंगे फॉर्मूला वही टेन थीटा वाला। ये लिखते हैं फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे अपन? टेन थीटा वाला। अब टेन थीटा के लिए अपने पास में क्या आना चाहिए? परपेंडिकुलर। अब मैं परपेंडिकुलर अगर मान लीजिए इस लाइन से लेता हूँ यहाँ पर तो उसका तो कोई औचित्य नहीं है। मुझे स्लोप इस स्पर्श रेखा या इस टेंजेंट का नहीं निकालना है, मुझे इसका स्लोप किसका निकालना है? अपने ग्राफ का निकालना है। तो मुझे जो दो पॉइंट लेने हैं जिनके लिए मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाऊंगा वो दोनों के दोनों किस पर होने चाहिए? हमारे स्लोप वाले ये जो वक्र है अपना इसके किसी पॉइंट पर होना चाहिए। तो आप देखते हैं कि अगर मैं यहाँ कोई पॉइंट ले लेता हूँ और यहाँ से अगर मैं नीचे की तरफ एक लाइन ड्रॉ कर दूँ तो मेरे पास जो शेप बनेगी वो कैसी बन जाएगी? ऐसी। तो इसमें तो अपन लोग टेन थीटा लगा नहीं सकते। अपने को क्या चाहिए? जो हाइपोटेनस है वो एकदम से सीधा चाहिए, एकदम से स्ट्रेट चाहिए। तो अपन क्या करते हैं कि इस पॉइंट को थोड़ा नज़दीक शिफ्ट करना शुरू करते हैं, नज़दीक शिफ्ट करते हैं, नज़दीक शिफ्ट करते हैं। यहाँ आने पर हम देखते हैं कि अब अपने को ये लगभग कैसा दिख रहा है? स्ट्रेट दिख रहा है। तो अपन लोग यहाँ से एक क्या खींच देते हैं?
एक नॉर्मल बना देते हैं। अब अपने पास में एक छोटा सा ट्रायंगल बन गया और इसका जो एंगल है वो कितना है, थीटा है। ये एक बार अगर मैं आपको थोड़ा सा विस्तार से बताऊं तो आप मुझे ये बताइए कि ये आपको एक स्ट्रेट लाइन लग रही है क्या? नहीं लग रही, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसके बहुत ही छोटे से पार्ट को अगर कट कर दूं तो ये छोटा सा पार्ट आपको स्ट्रेट मिलेगा या नहीं मिलेगा? बस वही कॉन्सेप्ट अपन ने यहाँ यूज़ किया है। अपन यहाँ क्या लिखेंगे, टेन थीटा के लिए वही बातें, जैसे ऊपर वाले पॉइंट को अपन लोगों ने x2 y2 मान लिया, नीचे वाले को मान लिया अपन लोगों ने x1 y1। तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। लेकिन इस बार कुछ कहानी अलग है कि y2 और y1 दोनों पॉइंट एक दूसरे के बहुत ही क्लोज हैं, दूर दूर नहीं। जैसे इसके अंदर देखो कितना डिफरेंस था आराम से, लेकिन इस बार ये बहुत ही ज़्यादा क्या होने वाले हैं, क्लोज होने वाले हैं। x2 और x1 भी एक दूसरे के क्या होने, बहुत ज़्यादा क्लोज होने वाले हैं। तो y2 माइनस y1 की वैल्यू अप्रोक्सीमेट आपको कितनी मिलने वाली है, जीरो। जीरो नहीं है, अप्रोक्सीमेट कितनी मिलेगी, जीरो। इसलिए अपन लोग इसको क्या लिख सकते हैं, देखो इसको लिख सकते हैं अपन लोग dy। क्या लिख सकते हैं, dy। और ये जो y2 माइनस y1, इसी तरह x2 माइनस x1 की जो वैल्यू है वो भी अप्रोक्सीमेट कितनी मिलने वाली है, जीरो मिलने वाली है। तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं कि हमारे पास जो x की वैल्यू है वो भी बहुत ही मिनिमम है। तो अपन क्या करते हैं, इसको लिख देते हैं dx। ओके, तो यहाँ से मेरे पास जो टेन थीटा है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, टेन थीटा इज इक्वल्स टू dy अपॉन dx। ये तो कुछ जानना पहचाना सा लग रहा है। अगर मेरे को इसको रीड करना हो तो मैं कैसे लिखूंगा, रेट ऑफ चेंज इन y विद रेस्पेक्ट टू x। रेट ऑफ चेंज इन y विद रेस्पेक्ट टू x, ये स्टेटमेंट तो कुछ जाना जाना सा क्यों लग रहा है मुझे। अच्छा, ऊपर आते हैं अपन लोग, रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी y हो सकता है, विद रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी x हो सकता है। मतलब जो टेन थीटा है, मतलब जो स्लोप है वो किसके इक्वल मिल रहा है अपने को, डिफरेंशिएशन के। भाई ये वाला जो स्टेटमेंट होता है वो किसके इक्वल होता है, डिफरेंशिएशन के। और आप देख लीजिए dy अपॉन dx है, पहली क्वांटिटी और दूसरी क्वांटिटी में होने वाला चेंजमेंट वो भी बहुत ही माइनर, किसी बहुत ही छोटे से टाइम पर चेंज होने वाला। तो इसका मतलब जो टेन थीटा होता है, जो स्लोप होता है वो किसके इक्वल होता है, डिफरेंशिएशन के इक्वल। यानी मैं लिख सकता हूं कि जो स्लोप है वो किसके इक्वल होता है, डिफरेंशिएशन के इक्वल। यहां से क्या समझ में आया, कुछ समझ में आया क्या? थोड़ा सा मैं और एक्सप्लेन करता हूं इसको। जैसे आपको लिखा हुआ मिल गया dy अपॉन dx, इसको अपन लोग क्या लिख सकते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x is gives the slope of curve। यानी dy अपॉन dx, जिसे अपन लोग स्टडी क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज गिव्स द स्लोप ऑफ कर्व। यानी जो डिफरेंशिएशन होता है उसकी एक डेफिनेशन आपको और मिल सकती है कि आपके पास में अगर कोई कर्व है तो उसका स्लोप जो होगा, और कैसा वेरिएबल अगर उसका स्लोप है तो उसका छोटा सा जो स्लोप की वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होती है, डिफरेंशिएशन की। तो आपको डिफाइन क्या मिल सकता है, किसी कर्व का जो स्लोप होता है वो भी किसके इक्वल होता है, डिफरेंशिएशन के इक्वल होता है। मे भी आपको ये बात समझ में आई होगी। और लोकली अगर डिफरेंशिएशन को, अगर आप लोग डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को डिफाइन करते हैं तो इनको सिंपली डिफरेंशिएशन को कैसे डिफाइन करते हैं कि आपके पास एक बहुत बड़ी सी क्वांटिटी है और उस बहुत बड़ी सी क्वांटिटी को छोटे से पार्ट में आपको कट करना है, तो उस पार्ट को हम क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन। जैसे आपने देखा 200 किलोमीटर्स में से किसी एक इंस्टेंट टाइम पर, छोटे से टाइम पर जो छोटा सा डिस्टेंस है उसके रेशियो का अपन लोगों ने क्या कहा, डिफरेंशिएशन कहा। यहाँ छोटी सी हाइट में चेंजमेंट होने वाला, थोड़ा सा हाइट में चेंजमेंट और थोड़ा सा उसके रेस्पेक्ट में टाइम, इसके रेशियो को अपन ने क्या कहा, डिफरेंशिएशन कहा। यहाँ अपन ने dy अपॉन dx, y की वैल्यू में होने वाला छोटा सा चेंजमेंट और x की वैल्यू में होने वाला छोटा सा चेंजमेंट, इसके रेशियो को अपन ने क्या कहा, डिफरेंशिएशन। यानी अपन लोग अगर बहुत बड़ी सी किसी क्वांटिटी को एक बहुत ही छोटे से पार्ट में कट करें तो उसे अपन क्या कह सकते हैं, डिफरेंशिएशन कह सकते हैं।
मे बी आपको चीज़ें बेहतर तरीके से समझ में आई होगी। अब अपन लोग वही कुछ 5-10 फॉर्मूले हैं उनको डिस्कस करेंगे और जो डिफरेंशिएशन है उसके क्वेश्चंस को सरल करेंगे। ओके, आप इसे जल्दी से नोट कीजिए। अब हम उन फॉर्मूलों पर डिस्कस करेंगे जिनकी हेल्प से डिफरेंशिएशन किया जाता है। उसमें सबसे पहला जो फॉर्मूला है उसमें अपने को दिया गया है कि कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हो उसका डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0 होता है। देखो इसको बोलने का पैटर्न क्या होगा, आप कहेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल्स टू 0। कोई भी कांस्टेंट क्वांटिटी होती है उसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, 0 होगा। अब आप यहाँ x के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो आप यहाँ x पुट कीजिए, अगर आप यहाँ y पुट करते हैं, y के रिस्पेक्ट में करते हैं तो, और अगर आप z के रिस्पेक्ट में करते हैं तो यहाँ क्या पुट कर सकते हैं आप लोग, z पुट कर सकते हैं। तो अगर मैं सबसे पहले बात करूँ कि कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन 0 क्यों होता है, तो इसको अपन लोग ऐसे समझ सकते हैं। मान लीजिए अपने पास है d/dx, x की जगह अपने पुट करना है कोई कांस्टेंट क्वांटिटी, मान लीजिए मैंने पुट कर दिया 2। तो आप मुझे ये बताओ कि टाइम के अकॉर्डिंग या फिर x में चेंजमेंट होने के साथ साथ इस 2 में क्या चेंजमेंट होगा। क्या ऐसा होगा कि आज 2 है, एक दिन बाद थोड़ा बड़ा होगा और 3 बन जाएगा। 2 एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, कांस्टेंट क्वांटिटी आज भी 2 है और कल भी कितना रहेगा 2। तो 2 में चेंजमेंट कितना हुआ, 0। चेंजमेंट 0 हुआ तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 0। उसके बाद में अपने पास सेकंड नंबर पर दिया हुआ है कि x⁴n जो है उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, n(x⁴n-1). ऐसे ही अपने पास में log ऑफ x विद बेस e, sin x, cos x, tan x, जो इतने फॉर्मूले हैं ये बेसिकली अपन लोग काफ़ी जगह यूज करते हैं। एक जो e⁴x है ये भी काफ़ी यूज होता है। बाकी ये फॉर्मूले फिजिक्स में कम यूज होते हैं, बाकी मैथमेटिक्स वाले बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद में क्या होता है, कई बार जैसे यहाँ sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x होता है। कई बार अपने को sin x और इस sin x के साथ भी कोई और फंक्शन है उसको मल्टीप्लाई में दे देते हैं, तो उस कंडीशन में अपने को क्या करना है, एक को तो मानना है u और एक को मानना है v। आप लोग v को विदाउट डिफरेंशिएशन छोड़ दीजिए और u जो है उसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए, प्लस का साइन लगाइए। इस बार अपने को क्या करना है, अगर पिछली बार v को छोड़ा था तो इस बार u को छोड़ दीजिए और v का क्या कर दीजिए, डिफरेंशिएशन। कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि जिसमें अपने पास में डिवाइड में क्वांटिटी आ जाती है, मान लीजिए sin x/x आ गया, तो ऐसी सिचुएशन में अपन इसका डिफरेंशिएशन कैसे करें, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है u/v। आप v को छोड़ दीजिए, u का डिफरेंशिएशन कर दीजिए, माइनस u को छोड़ दीजिए, v का डिफरेंशिएशन, अपॉन में क्या आ जाएगा, v²। तो आप इन सबको छोटे छोटे एग्जांपल्स एक एक दो क्वेश्चंस की हेल्प से सोल्व कर पाएंगे। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करवाता हूं और कुछ अपनी जो प्रैक्टिस शीट है उसके बेसिस पर आप खुद करेंगे, तब जाकर के आपके एकदम से अच्छे से क्लियर हो जाएगी कि हाँ sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x। कई बार अपन अगर सोल्यूशन करेंगे तो डेफिनेटली ये सारी वैल्यूज़ है वो अपने दिमाग में आ जाएगी और 100% और कोई ऑप्शन नहीं है। आपको ये जो फॉर्मूले हैं वो तो डेफिनेटली रिमेंबर करने पड़ेंगे। ओके, कुछ क्वेश्चन देखते हैं अपन लोग। जैसे अपन लोगों ने क्वेश्चन ले लिया d/dx x⁻3। अगर अपने पास पावर 3 है तो आप कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जरा देखिए सेकंड वाले में। इसमें क्या दिया गया, x⁻n, यहाँ अपने पास x की पावर कितनी है, 3। तो केवल और केवल n की जगह अपने पास कितना है, 3। तो एज इट इज़ वही काम कीजिए आप लोग, 3 को आगे लिखिए, x⁻3 - 1। इसका मतलब ये हो गया अपने पास में इसका डिफरेंशिएशन आ गया 3x⁻2 dy। जैसे अगला मैंने एक क्वेश्चन लिख दिया, जैसे एक और देखिए y = लिख दिया अपन लोगों ने x⁻4। इसका डिफरेंशिएशन करो तो आप इसको लिख सकते हैं dy/dx = d/dx, x की पावर कितनी है, 4। ओके, तो अपने पास वही सेकंड नंबर वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और देखेंगे तो आ जाएगा 4, तो आगे आ जाएगा 4x⁻4 - 1 और ये आ जाएगा 4x⁻3 में भी आप ऐसे और जितने भी क्वेश्चन हैं उनको इजीली कर सकते हैं। एक बात और, dy/dx जो होता है इसे आप लोग y डैश भी लिख सकते हो। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं, अपने को दिया मिल गया, मान लीजिए y = √x। आपको बोल दिएगा √x का डिफरेंशिएशन करो। अब आप सोच रहे हैं इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएं, रूट के लिए तो अपने को कोई फॉर्मूला भी नहीं दिया हुआ है, देख लिया। तो इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि हम जानते हैं रूट का मीनिंग क्या होता है, पावर कितनी, हाफ। अब आपके पास n की वैल्यू कितनी हो गई, हाफ हो गई, तो बड़ा सिंपल ही है, dy/dx = d/dx x⁻½ ओके। अब n को कहाँ लिखते हैं, आगे 1/2, x⁻1/2 - 1
1/2, एक्स की पावर कितनी हो जाएगी -1/2, यानी मैं लिख सकता हूँ इसको 1/2 की जगह 2, और ये 1/2 जो है वो नीचे आकर के क्या हो जाएगा √x। ये अपने पास में किसका डिफरेंशिएशन आया √x का। में भी ऐसे और भी डिफरेंशिएशन है, उनको आप लोग बहुत इजीली कर सकते हैं। प्रैक्टिस शीट के जितने भी डिफरेंशिएशन आपके क्वेश्चन हो डिफरेंशियल इक्वेशन से संबंधित, उन सभी को आप लोग अच्छे से सॉल्व करेंगे तो ये सारे के सारे फॉर्मूले भी आप लोगों के माइंड में आ जाएंगे। अब कुछ और एग्जांपल्स अपन देख लेते हैं। जैसे ये तो हो गई सिंगल वालों की चर्चा हो गई। अब अपन देख लेते हैं अगर अपने पास में कोई मिक्स में क्वेश्चन आ जाता है। ये हो गया अपना 3rd क्वेश्चन। अब देखते हैं एक और क्वेश्चन 4th नंबर पर। जैसे हमें दिया हुआ मिल गया y = x² sin x या x sin x मिल गया। इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो एक को अपने को क्या मान लेना है u, एक को क्या मान लेना है v। dy/dx = d/dxy की वैल्यू कितनी है x sin x, इसको मान लिया अपन ने u, इसको मान लिया v। सबसे पहले आप v को ऐसे कैसे छोड़ दीजिए, ये sin x हो गया, और u का क्या कर दीजिए डिफरेंशिएशन। u की वैल्यू कितनी है x, ओके, प्लस का साइन लगाओ, उसके बाद u को छोड़ दीजिए और v का क्या कर दीजिए डिफरेंशिएशन। आपने केवल और केवल u और v की वैल्यू पुट की है इस फॉर्मूले के अंदर, तो अपने पास में आ जाएगा ये sin x, ओके। यहाँ से sin x का तो sin x। अब बात कर लेते हैं x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो x की पावर अपन कितनी ले सकते हैं 1। वही ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे अपन लोग n(x की पावर n-1) वाला, तो अपने पास आ जाएगा 1x⁻1 - 1 प्लस x sin x का क्या होता है cos x। आप देखेंगे sin x, और यहाँ x की पावर कितनी आ जाएगी 0, और x की पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो sin x प्लस x cos x। ऐसे ही आप इसके अंदर डिफरेंट दो वैल्यूज़ का कोई भी दो वैल्यू ले लीजिए आप लोग। जैसे एक x² ले लिया, एक cos x ले लिया, या फिर एक x sin x ले लिया, एक tan x ले लिया। इनका सोल्यूशन आप खुद से करके देखेंगे। उसके अलावा एक अपन लोग एग्जांपल ले लेते हैं डिवाइड वाले का। मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है y = sin x/x। इसको क्या मानना है u, इसको क्या मानना है v। dy/dx d/dx, ये हो गया u अपना sin x, और v हो गया x। अब ये वाला फॉर्मूला देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है v को एज इट इज़ लिखना है। v को आपने लिख दिया एज इट इज़ x। फिर उसके बाद में du/dx, du मतलब d/dx, x कितना u कितना है अपने पास sin x, माइनस का चिन्ह लगाओ। उसके बाद फिर u को ऐसे कैसे लिखो, u की वैल्यू अपने पास कितनी है देखो, इसमें u कितना है sin x d/dx, और v कितना है अपने पास x/v²। v की वैल्यू कितनी है x, तो x का स्क्वायर हो गया। यहाँ से x की जगह x, sin x का क्या बन जाएगा अपने पास में cos x, माइनस का sin x का कितना बन जाएगा, सॉरी sin x का sin x रहेगा, और dx/x। अभी अपन लोगों ने देखा था कि जो x का डिफरेंशिएशन होता है वो कितना होता है 1। यहाँ अपन ने चेक किया ना, x का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा अपने पास 1 आ जाएगा, तो यहाँ से वो 1 रह जाएगा। तो ये अपने पास में क्या आ जाएगा y' की वैल्यू या डिफरेंशिएशन की वैल्यू, ओके। अगर आपको मान लीजिए ऐसे एक क्वेश्चन दे दिया जाए कि क्वेश्चन दे दिया फाइंड द स्लोप, क्वेश्चन क्या मिल गया कि स्लोप को फाइंड कीजिए, और आपको वैल्यू क्या क्या दे दी गई है। क्वेश्चन है ये ऐसे, पहला क्वेश्चन आपको दे दिया y = x² + 2x, और अगला क्वेश्चन आपको दे दिया जाए जैसे y = 2x + 1। तो स्लोप क्या होता है कुछ ध्यान में है, थोड़ी देर पहले अपन लोगों ने डिस्कस किया था। स्लोप क्या होता है, स्लोप होता है अपने पास dy/dx, यानी सीधी सीधी बात कहूँ तो मुझे इस फंक्शन का क्या करना है डिफरेंशिएशन करना है। तो जो मेरे पास वैल्यू है d/dx, x की मेरे पास y की वैल्यू क्या है x² + 2x, इसका डिफरेंशिएशन कैसे करें, बिल्कुल सिंपल है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। सबसे पहले आप x² क्या कर दीजिए अलग से d/dx, ये आ गया x², फिर प्लस का साइन, और ये अपने पास में क्या 2x d/dx, और ये क्या आ गया
2x। ऐसी सिचुएशन में एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x। अभी अपन ने समझा था एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा हमारे पास, जैसे एक्स की पावर 3 का देखा था 3x स्क्वायर हो गया, वैसे ही एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x की पावर 2 माइनस 1 सेकेंड वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो ये क्या बन जाएगा 2x। फिर अपन ने लगाया प्लस का साइन। अब देखो हमारे पास एक तो है 2 और एक है x, तो आप सोच रहे होंगे इस फॉर्मूले को अप्लाई करने की कि एक को u मान लेते हैं, एक को क्या मान लेते हैं v मान लेते हैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपके पास कभी भी मल्टीप्लाई में कोई कांस्टेंट क्वांटिटी हो तो उसके लिए आपको uv का फॉर्मूला लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप सीधा का सीधा उसे बाहर लिख दीजिए 2 और अंदर क्या बच जाएगा आपका d/dx और ये अंदर क्या रह गया अपने पास x, और x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1, तो अपन यहाँ से क्या लिख सकते हैं 2x + 2। ओके, ये किसकी वैल्यू आई अपने पास में, स्लोप की वैल्यू आई dy/dx। अब अगर आप लोगों से कोई पूछ ले कि ये जो स्लोप आपके पास आया है वो कांस्टेंट है या वेरिएबल है, तो आप इसमें देखो 2 कांस्टेंट है लेकिन x क्या है, एक वेरिएबल है, चर राशि है जो बदल सकती है, 2 क्या है कांस्टेंट है, तो इसका मतलब ये है कि x का मान बदल सकता है, x का मान बदल तक सकता है तो स्लोप का मान भी बदल सकता है। तो यहाँ से हमारे पास जो स्लोप आया है वो स्लोप कैसा है, वेरिएबल। कैसा स्लोप है, वेरिएबल। इसी की जगह अगर अपन लोग ये जो क्वेश्चन अपना दिया हुआ है y = 2x + 1, इसका डिफरेंशिएशन करते तो हमें क्या मिल जाता, आप इसका डिफरेंशिएशन करके देखेंगे खुद से कि आपके पास जो वैल्यू आएगी वो अगर केवल 2 आएगी। देखिए जैसे आपने डिफरेंशिएशन करने के लिए लिया 2x में 2 कांस्टेंट राशि है, कहाँ जाएगा बाहर, x का डिफरेंशिएशन कितना बन जाएगा आपके पास 1, तो यहाँ 2 × 1 कितना बन गया 2, और यहाँ है प्लस में 1 क्या है कांस्टेंट क्वांटिटी, और कांस्टेंट क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन कितना होता है 0 होता है। इसलिए आपके पास जो y की वैल्यू आने वाली है इसके डिफरेंशिएशन से, मैं आप खुद करेंगे इसकी सॉल्यूशन, y की जो वैल्यू आएगी यहाँ से वो कितनी आएगी 2, और 2 एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, इसका मीनिंग हम बोल देंगे यहाँ पर कि स्लोप जो होगा हमारे पास वो कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। कैसा होगा, कांस्टेंट। ओके, और रही बात अगर आपको ऐसे प्रूफ करना हो कि d/dx 2x, अगर अपन इसको uv मान करके सॉल्यूशन करते तो क्या हमारे पास यही सॉल्यूशन आता। इसकी अगर आपको जांच करनी है तो मैं एक थोड़ा सा इसमें यहाँ कर रहा हूँ, ध्यान से देख लेना। अपने पास में है d/dx और ये कितना है 2x, इसको मान लिया u और इसको मान लिया v। फिर अपन अगर सॉल्यूशन करें तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, v को ऐसे कैसे छोड़ते हैं और u का क्या करते हैं सॉल्यूशन d/dx, और यहाँ कितना आ गया 2, फिर प्लस का साइन, 2 को ऐसे कैसे छोड़ दीजिए d/dx, और v की जगह कितना है अपने पास x, इसको ले लीजिए। अब आप देखिए कि 2 क्या है कांस्टेंट क्वांटिटी, और कांस्टेंट क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन कितना होता है 0 होता है, तो ये वाला कितना बन गया अपने पास 0 प्लस इसका देखो 2 का 2, और यहाँ जो x है इसका कितना बन जाएगा 1, तो मल्टीप्लाई किया 1 तो अपने पास सोल्यूशन कितना आ गया 2, और यहाँ भी अपने पास कितना आया था 2। तो अपने को कितना क्या रिमेंबर रखना है कि जब कभी भी अपने पास में 2 क्वांटिटी है, एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल। वेरिएबल क्या होते हैं x y z, ये सारे क्या हैं वेरिएबल। कांस्टेंट क्या है, जिनकी वैल्यू फिक्स हो 2 3 4 5 6 ये सारे। तो जो कांस्टेंट होते हैं उनको डायरेक्ट आप डिफरेंशिएशन से बाहर निकाल सकते हैं, उनका कोई रोल नहीं होता है। ओके, आप एक बार जल्दी से इसको नोट करो, उसके बाद में अपन लोग कुछ और एग्जाम्पल्स के ऊपर डिस्कस करते हैं। देखो सबसे लास्ट एक रूल और रह जाता है जिसे कहते हैं अपन चेन रूल। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, एकदम अच्छे से समझेंगे अपन इसे। कौन सा रूल है, चेन रूल। किसका है, डिफरेंशिएशन का। ये सारे आपने फॉर्मूले पढ़े ही हैं, इनके अलावा भी एक रूल है जिसका नाम है चेन रूल। चेन रूल में सॉल्यूशंस कैसे किए जाते हैं ये अपने को समझना है। जैसे मान लीजिए मैंने आपको क्वेश्चन में दे दिया y = sin 2x, और आपको बोला गया कि यहाँ से y डैश की वैल्यू फाइंड आउट करो कि y डैश की वैल्यू कितनी है। तो आप सोचते हैं चलो ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं dy/dx, यहाँ आपने लिख दिया sin 2x। लेकिन हमने देखा कि यार अपने पास तो sin x का डिफरेंशिएशन तो cos x आ जाता है,
लेकिन साइन 2x का डिफ्रेंशिएशन तो अपने पास कुछ है ही नहीं। तो ऐसी कंडीशन में अपने को एक बार थोड़ी देर के लिए आंख बंद करके मान लेना है कि ये जो क्वांटिटी है वो क्या है, x है, और बिहेव भी कैसे करना है, x की तरह बिहेव करना है। तो आप जानते हैं साइन का क्या होता है, कोस, और इस क्वांटिटी को हमने क्या मान लिया, 2x। ओके, और ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो जो साइन है उसमें जो मल्टीपल है, यहाँ पर जो आपका एंगल है उसका मल्टीपल, उस पूरे को कम्प्लीटली क्या मान लेना है, x मान लेना है। फिर उसके बाद में अलग से उसका डिफ्रेंशिएशन कर देना है, d/dx, और ये क्या है, 2x। 2 को जैसे अपन ने जाना कि डायरेक्ट अपन बाहर ले लेते हैं, 2 आ जाएगा बाहर, और x का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाता है, 1। x का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, 1। x की पावर 2 का कितना होता है, 2x। x की पावर 3 का कितना होता है, 3x²। x की पावर 4 का कितना होता है, 4x की पावर 3। आप जो पावर है उसको आगे निकाल दीजिए और ऊपर एक पावर क्या कर दीजिए, कम कर दीजिए। ओके, तो अपने पास आ जाएगा मल्टीप्लाई में इसके 1। तो हमारे पास इसका सोल्यूशन आ जाएगा 2 cos 2x। यहाँ से एक ट्रिक भी अपन लोग याद रख सकते हैं आगे से, कि अगर आपके पास कभी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन कोस टेन, इनके एंगल के साथ अगर कोई कांस्टेंट क्वांटिटी मिलती है तो सबसे पहले तो उसका डिफरेंशिएशन जैसे नॉर्मली अपन करते हैं वैसे कीजिए, और उसके अलावा जो कांस्टेंट क्वांटिटी आपके इसमें एक्स्ट्रा है उससे इस पूरी जो रिजल्ट है उसको क्या कर दीजिए, आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। ओके, जैसे आपके पास है, इसकी अगला क्वेश्चन में देता हूँ आपको, y = cos 4x। तो cos 4x का सीधा सीधा अपने को पता है, cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन, और क्या क्या लिख दो, 4x। x का मल्टीप्लाई क्या है, 4, तो इससे क्या कर दो, डायरेक्ट मल्टीप्लाई। ये एक सिंपल सी बात है, आप इसको समझ सकते हैं। ओके, अब इसके बाद अपन लोग कुछ और अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखें। तो एक क्वेश्चन ऐसा है अपने पास, इसमें देखें कि y = दिया हुआ है sin e⁻x²। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो y को क्या लिखेंगे हम, y' साइन का क्या होता है, अपन देखो सबसे पहले लिखेंगे साइन का। तो साइन का डिफरेंशिएशन अपने पास में सबसे पहले आप लिखो d/dx। अपने को किसका करना है, साइन e⁻x²। पहले किसका होगा, साइन का। इसको अपन ने क्या मान लिया, x मान लिया। क्या मान लिया इसको, कंप्लीटली अपन ने x। फिर उसके बाद में अपन ने इसको x माना है लेकिन ये x है नहीं, तो इसका डिफरेंशिएशन करो। चैन रूल यही कहता है, चैन में चलने दो सारे काम, और इसका डिफरेंशिएशन करना है, मतलब e⁻x² का क्या करो, डिफरेंशिएशन। अब हम देखते हैं कि e⁻x का डिफरेंशिएशन तो e⁻x होता है, लेकिन हमारे पास e की पावर क्या मिल रहा है, x²। तो एक बार उसको क्या मान लिया अपन ने, x मान करके इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे। फिर उसके बाद में जिसे मानना है उसका क्या कर दीजिए आप लोग, फिर से डिफरेंशिएशन d/dx किसका कर देंगे, x² का। रिजल्ट क्या आएगा, ध्यान देंगे आप लोग, y' साइन का क्या होता है, कोस e⁻x²। फिर उसके बाद में e की पावर जो x होती है उसका डिफरेंशिएशन वो का वो होता है, तो अपने पास आ जाएगा e⁻x²। और ये जो दिख रहा है x², इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा अपने पास, 2x। कैसे आया, 2x की पावर 2 - 1, 2 - 1 कितना होता है, 1, तो क्या हो जाएगा, 2x। इसे आप लोग अच्छे से लिख सकते हैं, 2x e⁻x² cos e⁻x²। अब यहाँ ऐसे मत कर देना कि e⁻x² और e⁻x² दोनों सेम लग रहे हैं, इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, नहीं। देखो ये पूरा का पूरा एक अलग फंक्शन है जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये अलग है और ये अलग फंक्शन है। तो आप इसको और इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन केवल पर्टिकुलर इसके एंगल के साथ इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। इतना सा अपने को थोड़ा सा माइंड में रखना है। उसके अलावा भी बहुत सारे अपने इसके अंदर क्वेश्चन देख सकते हैं चेन रूल में। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया एक और बेहतरीन सा क्वेश्चन है ये, y = 2x² + 1, इसकी पावर दे दी आपको 4। बोला गया इसका डिफरेंशिएशन करो। अपन ने स्टार्ट कर दिया, dy/dx और d/dx 2x² + 1, और इसकी पावर कितनी है, 4। अब अपन ये सोच रहे हैं कि अगर अपने पास ये इतना झमेला न होकर इसकी जगह केवल x⁻ कितना होता, 4, तो हम लोग ये फॉर्मूला लगाते और बड़ा ही ईजीली इसकी कैलकुलेशन कर लेते।
लेकिन हमारे पास यहाँ x नहीं है, तो अपने एक बार इसको क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। x मान करके हम इस पावर 4 का क्या कर देंगे, डिफ्रेंशिएशन। लेकिन उसके बाद में हमने इसे x माना है, ना कि ये x है, तो जो इसके अंदर क्वांटिटी है उसका बाद में आपको फिर से डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। d/dx 2x² + 1। आप यहाँ से अगर देखें तो सबसे पहले पावर वाले के अकॉर्डिंग करेंगे तो पावर कहाँ आ जाएगी, आगे 4 2x² + 1 पावर 4 - 1 4 - 1। और अब इसके अंदर अगर अपन समझें तो सबसे पहले तो करो 2x² का, फिर करो 1 का, अलग अलग देखते हैं। d/dx 2x², इसमें तो कोई ज़्यादा बड़ी मैथमेटिक्स नहीं है, प्लस का साइन लगाया और प्लस में अंदर मल्टीप्लाई कर दिया d/dx, और ये कितना है 1। यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा 4 2x² + 1 द पावर कितना हो जाएगा 3। अब आप यहाँ ध्यान दीजिए 2x⁻²। इस कंडीशन में 2 क्या है, कांस्टेंट क्वांटिटी, तो आप 2 को तो सबसे पहले कहाँ निकाल लीजिए, बाहर। अब जो x² है इसका डिफरेंशिएशन कितना बन जाएगा, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 2x⁻² - 1 यानी 2x1। आप इसके ऊपर जो पावर है x की वो कितनी रह जाएगी 1, तो आपके पास 2 तो देखो पहले से ही बाहर आ गया। फिर इस x² का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा 2x और प्लस में 1। अगर 1 का डिफरेंशिएशन करूँ तो 1 क्या है, एक कांस्टेंट क्वांटिटी, और कांस्टेंट क्वांटिटी का जो डिफरेंशिएशन होता है वो कितना होता है 0। तो इस सिचुएशन में हमारे पास जो सॉल्यूशन आएगा 4 2 × 2 4 4 × 4 कितना हो जाएगा 16, ये x और इधर आ जाएगा 2x² + 1 और ये पावर कितनी हो गई 3। अब कोई ज़रूरी नहीं कि हर बार आप लोगों को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना हो। मान लीजिए आपको दिया हुआ है y = tan थीटा और बोल दिया जाए कि थीटा के रिस्पेक्ट में इसका क्या करो, डिफरेंशिएशन करो, तो आप लिख सकते हो मान लीजिए dy/dθ = d/dθ tan थीटा, और हम जानते हैं tan थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec² थीटा। ओके, तो वो तो आपको जिसके रेस्पेक्ट में करना हो उसी क्वांटिटी को अपन लोग ऐड कर देंगे। ठीक है, इसके बाद में अपन लोग मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। जल्दी से आप इसको एक बार नोट करो, अगला डिस्कस करते हैं अपन टॉपिक। अब हम डिफरेंशिएशन का लास्ट टॉपिक जिसका नाम है मैक्सिमा और मिनिमा, उसके ऊपर एक छोटा सा डिस्कशन करते हैं, उसके बाद में अपने वीडियो को एंड करेंगे। तो मैक्सिमा और मिनिमा क्या है, इसको समझने के लिए हम एक रैंडम कोई फंक्शन ले लेते हैं, फलन लेते हैं y = f(x), यानी हमारा जो y है वो x का एक फंक्शन है। अब मिनिमा और मैक्सिमा का मीनिंग ये है कि x की हम कौन सी वैल्यू पुट करें जिसके लिए हमें y की वैल्यू मैक्सिमम या y की वैल्यू कैसी मिले मिनिमम, उसे हम क्या कहेंगे, इसका मैक्सिमा और मिनिमा। मान लिया हमारे पास जो y है इसका एक ग्राफ बनाते हैं अपन लोग, और वो ग्राफ अपने पास आ जाता है कुछ ऐसा ग्राफ आया अपने पास। और इसमें मैं अगर आपसे एक छोटी सी चीज़ पूछ लूँ यहाँ कि dy/dx = 0, इसका मीनिंग आप लोग क्या समझते हैं, तो एक बार अपने दिमाग पर थोड़ा सा जोर दीजिए और सोचिए कि dy/dx का मीनिंग क्या होता है। आपने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि dy/dx को हम क्या कहते हैं, स्लोप ऑफ ग्राफ, और स्लोप ऑफ ग्राफ = कितना है 0, यानी वो पॉइंट्स जहाँ स्लोप की वैल्यू कितनी हो 0 हो। अब एक बार ध्यान दीजिए, एट प्रेजेंट टाइम में कोई कर्व है वो इस प्रकार से है, तो इसका स्लोप 0 नहीं है, इस तरफ स्लोप बढ़ रहा है, इस तरफ स्लोप कम हो रहा है, लेकिन ये एक ऐसी पोजीशन है जिसमें स्लोप की वैल्यू कितनी है 0 है। तो आप इस ग्राफ में देखिए कि स्लोप की वैल्यू 0 कहाँ है, तो अपन देख सकते हैं कि जिस पॉइंट पर अपने को स्लोप चेक करना हो वहाँ आप एक टेंजेंट बना दीजिए, एक स्पर्श रेखा बना दीजिए, एक तो यहाँ और एक यहाँ। ये 2 पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ हमारे पास स्लोप की वैल्यू कितनी है 0, और इन 2 पॉइंट को अगर ध्यान से देखें तो हमारे पास यहाँ पर तो जो y की वैल्यू है वो कैसी है, मैक्सिमम है, और यहाँ y की वैल्यू कैसी है, मिनिमम है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि y की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के लिए आपके पास dy/dx की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है। चेक करते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन अपन डिस्कस करते हैं इस पर। मान लिया हमारे पास y = है 2x² - 2x। ओके, यहाँ से मैं इसका dy/dx स्लोप निकालना, मुझे स्लोप निकालने का सीधा मीनिंग यही होता है, dy/dx डिफरेंशिएशन करना है, तो अपन ने कहा dy/dx =
2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है 2x, एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x, तो 2x को मल्टीप्लाई करोगे 2 से कितना हो जाएगा 4x माइनस ये कितना है 2 और x का जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो कितना होता है 1 होता है, कितना होता है 1। तो अपन इसको मल्टीप्लाई में लिख दें या फिर ना लिखें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अपन ने कहा कि मैक्सिमा और मिनिमा की अपने को वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो अपने को dy/dx इक्वल्स टू कितना पुट करना होगा 0। तो मैंने ऐसे मान लीजिए इसकी जगह कितना पुट कर दिया 0 और मेरे पास आ गया 4x माइनस 2। यहाँ से मेरे पास 4x इक्वल्स टू आ जाएगा, प्लस में चला जाएगा 2 और x इक्वल्स टू आ जाएगा मेरे पास 2/4, यानी x इक्वल्स टू आ गया 1/2। मेरे पास x की वैल्यू जब 1/2 होगी तो डेफिनेटली हमारे पास जो y की वैल्यू होगी वो मैक्सिमम होगी या मिनिमम, ये कन्फ्यूजन रह गया मेरे, या तो मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी। तो अपन कैसे पता करें कि कहाँ मैक्सिमम होगी और कहाँ मिनिमम होगी? तो उसके लिए देखो सिंपल सा एक काम करना है आप लोगों को, जो आपके पास में dy/dx है इसका फिर से आप डिफ्रेंशिएशन करो। फिर से अपन डिफ्रेंशिएशन कैसे करते हैं, देखो d/dx, ये क्या है डिफ्रेंशिएशन का सिंबल, जैसे एडिशन का होता है प्लस, सब्ट्रैक्शन का माइनस का, वैसे ही डिफ्रेंशिएशन का साइन आपने लिखा। किसका दोबारा करना है dy/dx का, dy/dx की वैल्यू हमारे पास कितनी है 4x माइनस 2, 4x माइनस 2। ओके, यहाँ से आप देख लीजिए d/dx, ये 4x आ गया और माइनस का साइन d/dx और ये क्या आ गया 2। और इस तरफ क्या बन जाएगा हमारे पास d2y/dx स्क्वायर, d2y/dx स्क्वायर। तो यहाँ से मेरे पास जो वैल्यू आएगी d2y/dx स्क्वायर की वो कितनी आएगी, देखो जरा 4 कांस्टेंट राशि बाहर निकाल दिया, x का कितना हो जाएगा 1, तो और उसके अलावा कितना है 2 एक कांस्टेंट क्वांटिटी है और कांस्टेंट क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन कितना होता है 0। तो हमारे पास d2y/dx स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। और मैक्सिमम और मिनिमम के लिए एक इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है, इफ़ d2y/dx स्क्वायर इज इक्वल्स टू आपके पास अगर पॉजिटिव वैल्यू आ जाए तब तो आपको मिलेगा मिनिमा। क्या मिलेगा मिनिमा। और अगर हमारे पास d2y/dx स्क्वायर की वैल्यू अगर आपको मिल जाए नेगेटिव तो आपको वैल्यू कैसी मिलेगी मैक्सिमा, मैक्सिमा। ये बस आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा कि जब हमारे पास d2y/dx स्क्वायर की वैल्यू पॉजिटिव हो तो हमारे पास वैल्यू कैसी होगी मिनिमम, और जब हमारे पास d2y/dx स्क्वायर की वैल्यू नेगेटिव हो तो हमारे पास कैसी होगी वैल्यू मैक्सिमम। अब आप ये देखो कि आपके पास d2y/dx स्क्वायर की वैल्यू कैसी आई 4 क्या है पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो आप यहाँ कह सकते हैं कि जब हमारे पास देखो d2y/dx स्क्वायर क्या है पॉजिटिव, तो हम कह सकते हैं कि x इक्वल्स टू 1/2 पर हमारे पास जो y की वैल्यू आएगी वो कैसी आएगी मिनिमम, क्योंकि ये कंडीशन देखिए पॉजिटिव वैल्यू होती है तो हमारे पास y की वैल्यू कैसी होती है मिनिमम। अब ये पूरा कॉन्सेप्ट हम एक क्वेश्चन की हेल्प से समझेंगे। अब आप उस क्वेश्चन को एकदम अच्छे से क्लियर कर लेना, आपको किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी मैक्सिमम और मिनिमम से रिलेटेड। ओके, क्वेश्चन क्या है एक बार देख लेते हैं अपन लोग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन, बहुत सारी चीज़ें आप इससे सीख पाएंगे। क्वेश्चन अपन ने लिख दिया y इज इक्वल्स टू 2x⁻³ प्लस 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20। ओके, हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि y की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कहाँ है, एक तो ये बताइए, और दूसरी बात y की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है और मिनिमम वैल्यू कितनी है ये भी कैलकुलेट करके बताइए। स्टार्ट करते हैं अपन। सबसे पहले अपना काम क्या है dy/dx फाइंड आउट करना, स्लोप निकालते हैं। अपन ने देखा कि x की पावर जो 3 होती है उसका डिफरेंशिएशन होता है 3x⁻², क्योंकि पावर 1 कम कर दीजिए और 3 को कहाँ निकाल दीजिए आगे, तो 3 × 2 कितना हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का क्या होता है डिफरेंशिएशन 2x, और 2 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे कितना बन जाएगा 18x। फिर उसके बाद में प्लस में 12 का 12 रह जाएगा और x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1, तो ये आ गया 12 और
20 क्या है कि कांस्टेंट क्वांटिटी है, इसका डिफरेंशिएशन अपने पास कितना हो जाएगा 0, ये मैंने किया नहीं है। ओके, अब अपन लोग देखते हैं सबसे पहले मैक्सिमा, और सबसे पहले अपन चेक करते हैं कि स्लोप की वैल्यू जब अपने पास 0 होती है, जब हम लोग dy अपॉन dx इक्वल्स टू 0 पुट करते हैं तो हमें x की वैल्यू कितनी मिलती है। तो इस इक्वेशन से अपन क्या लिख सकते हैं 6x² प्लस 18x प्लस 12 इक्वल्स टू 0। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इस इक्वेशन को थोड़ा सा इजी बना लेते हैं, पूरी को 6 से डिवाइड कर लेते हैं तो अपने पास क्या आ जाएगा x² प्लस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब अपने को किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो क्या मैं इस 3x को ऐसे लिख सकता हूँ, x² प्लस 3x को मैंने लिख दिया x प्लस 2x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। x प्लस 2x की वैल्यू वापस कितनी बन जाएगी, 3x मिल जाएगी। भी मल्टीप्लाई करने पर आप देखो अपन मेथड अब यूज़ करें तो 2 इंटू 1 कितना आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर 2, प्लस माइनस करने पर कितना आना चाहिए 3। ओके, तो यहाँ से अपन देखो इसमें कॉमन ले लेते हैं x, तो अपने पास आ जाएगा x प्लस 1, यहाँ कॉमन क्या ले लेते हैं 2, तो क्या आ जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x प्लस 1 दोनों में कॉमन आ जाएगा, इसमें क्या बच जाएगा x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से मेरे पास x की दो वैल्यू आएगी, एक तो -1 और एक आएगी मेरे पास -2। अब अपने को चेक करना है किस पर मैक्सिमा है और किस पर मिनिमा है। तो आपको क्या करना होगा, इसका एक बार फिर से डिफरेंशिएशन करना होगा। अगेन क्या कर दीजिए, डिफरेंशिएशन, जिसे हम बोलते हैं सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन। ओके, तो अपन देखते हैं d अपॉन dx dy अपॉन dx, ये जो वैल्यू है इसका अगेन अगर अपन लोग डिफरेंशिएशन करें तो थोड़ा सा आपको खुद से इसमें मेहनत करनी है। मैं बता देता हूँ, देखो 6 कांस्टेंट राशि है, इसको ऐसे कैसे रखो। अपने को डिफरेंशिएशन किसका करना है, x² का। चलो एक बार मैं लिख देता हूँ यहाँ d अपॉन dx 6x² प्लस 18x प्लस 12, यहाँ से ये तो बन जाएगा d2y अपॉन dx² इज इक्वल्स टू 6। देखो कांस्टेंट क्वांटिटी है, x² का क्या बन जाएगा 2x, 6 इंटू 2 कितना हो गया 12x, फिर 18 इंटू x का कितना हो जाएगा 1, 18 कांस्टेंट राशि कुछ होगा नहीं तो ये हो गया 18, 12 का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब अपने पास में d2y अपॉन dx² की वैल्यू, जैसे यहाँ अपने पास पॉजिटिव वैल्यू आ गई थी वैसा तो कुछ मिला नहीं अपने को। अपन अब चेक करते हैं कि यहाँ अपनी वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, वो किस पर डिपेंड करती है, x पर। x की अपने पास कितनी वैल्यूज हैं, 2 वैल्यूज। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन लोग चेक करते हैं x इक्वल्स टू -1 के लिए, जब आप -1 पुट करोगे तो कितना हो गया -12 और ये प्लस के कितने हो गए 18। तो हमारे पास d2y अपॉन dx² की वैल्यू जो रह जाएगी वो -12 प्लस के 18, तो वैल्यू आ जाएगी प्लस के 6, और प्लस है इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूँ, मिनिमा। मिनिमा कहाँ पर, x इक्वल्स टू -1 पर। y की वैल्यू कैसी होगी, मिनिमम। x इक्वल्स टू -1 पर हमारे पास d2y अपॉन dx² की वैल्यू कैसी आई, पॉजिटिव आई। अगर पॉजिटिव आ गई तो ये वाला रूल कहता है क्या आएगा, मिनिमा। किस पर, x इक्वल्स टू -1 पर। y की वैल्यू कैसी आएगी, मिनिमम आएगी। अब y की वैल्यू आएगी कितनी ये चेक करनी हो तो सिंपल है, आपने लिखा y इक्वल्स टू, सबसे पहले अपने पास इक्वेशन क्या है, 2x की पावर -3, 2 और x की पावर 3 है, सॉरी 3 है, तो x की जगह कितना पुट कर दो, -1 पावर 3 हो जाएगी, प्लस 9 -1 टू द पावर 2 और उसके बाद में 12 इंटू -1 प्लस 20। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इसका -1 बनेगा, -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हम तो हमारे पास आ जाएगा -2। इसका क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, प्लस के कितने हैं 9, माइनस के कितने हो जाएंगे 12, प्लस के कितने हैं 20। आप देख लीजिए प्लस के 20 और 9 कितने हो गए 29, और माइनस की 12 और 2 कितने हो गए 14। तो अपने पास में जो इसका वैल्यू आने वाली है वो कितने आने वाली है 15। वैल्यू कितनी आने वाली है 15। जो मिनिमम वैल्यू होगी y की वो कितनी होगी 15। अब हम लोग चर्चा करते हैं x इक्वल्स टू -2 की वैल्यू पुट करके, तो यहाँ साइड में रख लेते हैं अपन लोग। फॉर x इक्वल्स टू -2, इसके लिए अगर अपन देखें तो अपने को यहाँ x की जगह इसमें ये वाली जो इक्वेशन है इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लो, इसमें x की वैल्यू पुट करो -2 पुट करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा -24 d2y अपॉन dx
स्क्वायर -2 पुट करोगे तो कितने हो जाएंगे, -24 प्लस के कितने हैं 18 प्लस के कितने हैं 18। आप देख सकते हैं जो इसका रिजल्ट आपको मिलेगा वो कैसा मिलेगा, -6। अगर माइनस में वैल्यू आ रही है d2y/dx² की तो हमें क्या मिलने वाला है, मैक्सिमा। क्या मिलने वाला है, मैक्सिमा। यानी y की वैल्यू अपने को यहाँ कैसे मिलेगी, मैक्सिमम। कैसे मिलेगी, मैक्सिमम। अब y की वैल्यू मैक्सिमम तो मिलेगी लेकिन मैक्सिमम में भी कितनी मिलेगी वो चेक करनी है, तो वो अपन कैसे बताएंगे, y = 2, ये वाली इक्वेशन है इसमें पुट कर दीजिए वैल्यू को, 2 × -2⁻³ + 9 और -2⁻2 + 12 × -2 + 20 यहाँ से अपने पास आ जाएगा, देखो -2⁻³ है तो कितना हो जाएगा, -8 × 2 कितना हो जाएगा, -16 और -2⁻2 का मीनिंग क्या हो गया, 4 × 9 कितना हो जाएगा, 36। फिर उसके बाद में -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा -24, सॉरी माइनस के कितने हैं 24 और प्लस के कितने हैं 20। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं प्लस की क्वांटिटी टोटल 36 और 20 कितना हो गया 56 और माइनस वाले कितने हो गए हमारे पास, माइनस के हो गए 40। तो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 16 मिल जाएगी। ओके, मिनिमम जो वैल्यू मिली थी अपन लोगों को वो कितनी मिली थी, y की 15, और जो y की मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिल जाएगी अपने को, 16। तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आप इस एक क्वेश्चन की हेल्प से मैक्सिमा और मिनिमा का जेई लेवल तक का, न केवल फिजिक्स में, आप मैथमेटिक्स के अंदर भी इजीली कवर कर पाएंगे। ओके, यहाँ अपने वीडियो लेक्चर को कंप्लीट करते हैं। इसके बाद में रही बात लास्ट में इतनी सी कि अगर आपको इस वीडियो लेक्चर से कुछ हेल्प मिली हो तो आप जैसे और पढ़ने वाले बच्चों तक इस वीडियो को शेयर करो, और जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब भी करो, बेल आइकन को भी प्रेस करो ताकि आपको अगला वीडियो उसका नोटिफिकेशन टाइमली मिल जाए। ओके, थैंक यू।